कहानियाँ कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमें हंसाती हैं और कुछ रुला देती हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें हमारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हैं। ऐसी एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित दो नाक वाले लोग। मैं उन्हें समझा रहा था कि लड़की की शादी में इतना टिम टाम में व्यर्थ खर्च मत करो, पर वे बुजुर्ग कह रहे थे, आप ठीक कहते हैं, मगर रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। नाक उनकी काफ़ी लंबी थी। मेरा ख्याल है नाक की हिफाजत सबसे ज़्यादा इसी देश में होती है, और या तो नाक बहुत नरम होती है या छुरा बड़ा तेज होता है, जिससे छोटी छोटी बातों पे भी नाक कट जाती है। छोटे आदमी की नाक बहुत नाजुक होती है। ये छोटा आदमी नाक छुपा कर क्यों रखता है? कुछ बड़े आदमी जिनकी हैसियत है इस्पात की नाक लगवा लेते हैं और चमड़े का रंग लगवा लेते हैं। काला बाजार में जेल हो आए हैं। औरत खुलेआम दूसरे के साथ बॉक्स सिनेमा में मूवी देखने जाती है। लड़की का सार्वजनिक गर्भपात हो चुका है। लोग उस तरह के लिए नाक काटने को घूम रहे हैं, मगर काटे कैसे? नाक तो स्टील की है, चेहरे पर पहले जैसी ही फिट है और शोभा बढ़ा रही है। स्मगलिंग में पकड़े गए थे। हथकड़ी पड़ी है, बाजार में से लाए जा रहे हैं। लोग नाक काटने को उत्सुक हैं, पर नाक को तो तिजोरी में रखकर स्मगलिंग करने गए थे ना। पुलिस को खिला पिला कर बरी होकर लौटेंगे, फिर नाक लगा लेंगे। जो बहुत होशियार हैं वे नाक को तलवे में रखते हैं। तुम सारे शरीर में ढूंढ लो, नाक कहीं मिलेगी ही नहीं। नातिन की उम्र की लड़कियों से बलात्कार कर चुके हैं, जालसाजी और बैंक को धोखा देने में पकड़े जा चुके हैं। लोग नाक काटने को उतावले हैं, पर नाक मिलती ही नहीं है। वो तो तलवे में है, कहाँ से मिलेगी? कोई जीव शास्त्री अगर नाक की तलाश कर भी दे तो भी तलवे की नाक काटने से क्या होता है? नाक तो चेहरे पर की कटे तो कुछ मतलब होता है और मज़ा आता है। और जो लोग नाक रखते ही नहीं हैं उन्हें तो कोई डर ही नहीं है। दो छेद हैं जिनसे सांस ले लेते हैं। कुछ नाकें गुलाब के पौधे की तरह होती हैं। कलम कर दो तो अच्छी शाखा बढ़ती है और फूल भी बढ़िया लगते हैं। मैंने ऐसी फूल वाली खुशबूदार नाकें बहुत देखी हैं। जब खुशबू कम होने लगती है ये फिर कलम करा लेते हैं, जैसे किसी औरत को छेड़ दिया और जूते खा गए। जूते खा गए, अजब मुहावरा है। जूते तो मारे जाते हैं, वे खाए कैसे जाते हैं? मगर भारतवासी इतना भूखमरा है कि जूते भी खा लेता है। नाक और तरह से भी बढ़ती है। एक दिन की बात है, एक सज्जन आए, बड़े दुखी थे। कहने लगे, हमारी तो नाक कट गई। लड़की ने भागकर एक विजातीय से शादी कर ली। हम ब्राह्मण और लड़का कलाल, नाक कट गई हमारी। मैंने उन्हें समझाया कि कटी ही नहीं है, कलम हुई है। 3-4 महीने में और लंबी बढ़ जाएगी। 3-4 महीने बाद वे मिले तो खुश थे। नाक भी पहले से ज़्यादा लंबी हो गई थी। मैंने कहा, नाक तो पहले से ज़्यादा लंबी मालूम पड़ती है। वे बोले, हाँ कुछ बढ़ गई है। काफ़ी लोग कहते हैं आपने बड़ा क्रांतिकारी काम किया है। कुछ बिरादरी वाले भी कहते हैं इसलिए नाक बढ़ गई है। कुछ लोगों को मैंने देखे हैं जो कई साल अपने शहर की नाक रहे हैं। उनकी नाक अगर कट जाए तो
सारे शहर की ही नाक कट जाती है मानो। अगर उन्हें सांसद का टिकट ना मिले तो सारा शहर ना कटा हो जाता है। पर अभी मैं एक शहर गया तो लोगों ने पूछा, फला साहब के क्या हाल हैं, वे इस शहर की नाक हैं। तभी एक मस्खरे ने कहा, हाँ साहब, वे अभी भी शहर की नाक हैं, मगर छिनकी हो गई है। मगर बात मैं उन सज्जन की कर रहा था जो मेरे सामने बैठे थे और उनकी लड़की की शादी पुराने ठाठ से ही करना चाहते थे। पहले वे रईस थे, यानी कि मध्यम रईस थे, मध्यम हैसियत के ही रईस थे। अब गरीब थे। बिगड़ा रईस और बिगड़ा घोड़ा एक तरह के होते हैं, दोनों बौखला जाते हैं। किससे उधार लेकर खा जाएं ठिकाना ही नहीं। उधर बिगड़ा घोड़ा किसे कुचल दे ठिकाना ही नहीं। आदमी को बिगड़े रईस और बिगड़े घोड़े दोनों से दूर रहना चाहिए। मैं भरसक कोशिश करता हूँ। मैं तो मस्ती में डोलते आते सांड को भी देखकर सड़क के किनारे इमारत के बरामदे में चढ़ जाता हूँ। अरे भाई, बड़े भाई साहब आ रहे हैं, इनका आदर करना चाहिए। तो जो भूतपूर्व संपन्न बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे वे प्रगतिशील थे, लड़की का अंतरजातीय विवाह कर रहे थे। वे खत्री और लड़का शुद्ध कान्य कुब्ज था। वे खुशी से शादी कर रहे थे, पर उसमें विरोधाभास ये था कि शादी ठाठ से करना चाहते थे। बहुत लोग एक परंपरा से छुटकारा पा लेते हैं, पर दूसरी परंपरा में बंध जाते हैं। रात को शराब की पार्टी से किसी ईसाई दोस्त के घर आ रहे हैं, मगर रास्ते में हनुमान का मंदिर दिख जाए तो थोड़ा तिलक भी और सिंदूर का लगा लेंगे। मेरा एक घोर नास्तिक मित्र था। हम घूमने निकलते तो रास्ते में मंदिर देखकर वे कह उठते, हरे राम, और बाद में पछताते भी थे। तो मैं उन बुजुर्गों को समझा रहा था, आपके पास रुपए हैं नहीं, आप कर्ज लेकर शादी का ठाठ बनाएंगे, पर कर्ज चुकाएंगे कहाँ से। जब आपने इतना नया कदम उठाया है कि अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं तो विवाह भी नए ढंग से कीजिए। लड़का कान्य कुब्ज का है, बिरादरी में शादी करता तो कई हजार उससे मिलते। लड़के शादी के बाज़ार में मवेशी की तरह बिकते हैं। अच्छा मालवी बैल और हरियाणा की भैंस ऊंची कीमत पर बिकती है। लड़का इतना त्याग तो लड़की के प्रेम के लिए कर ही चुका है, फिर भी वह कहता है अदालत में जाकर शादी कर लेते हैं तो बाद में एक पार्टी दे देंगे। आप आर्य समाजी हैं, घंटे भर में आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति से शादी कर डालिए, फिर 300-400 रुपये की एक पार्टी दे डालिए। लड़के को एक पैसा भी नहीं चाहिए, लड़की के कपड़े वगैरह मिलाकर शादी में 1000 हो ही जाएंगे। वे कहने लगे, बात तो आपकी ठीक कहते हैं, मगर रिश्तेदारों को तो बुलाना पड़ेगा। फिर जब वे आएंगे तो इज्जत के ख्याल से सजावट, खाना, भेंट वगैरह देनी ही होगी। मैंने कहा, आपके यहाँ तो रिश्तेदार हैं नहीं, वे हैं कहाँ? उन्होंने जवाब दिया, वे पंजाब में हैं, पटियाला में ही 3 करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ दिल्ली में है और कुछ आगरा में है। मैंने कहा, जब पटियाला वाले के पास आपका निमंत्रण पहुँचेगा तो पहले तो वो आपको 10 गालियाँ देगा। मई का यह मौसम, इतनी गर्मी, लोग तड़ातड़ लू से मर रहे हैं, ऐसे में इतना खर्च लगाकर जबलपुर जाओ, कोई बीमार हो जाए तो मुसीबत। पटियाला या दिल्ली वाला आपका निमंत्रण पाकर खुश नहीं दुखी होगा। निमंत्रण पत्र न मिला तो खुश होगा और बाद में बात बनाएगा, कहेगा आजकल जी डाक की इतनी गड़बड़ी हो गई है
कि निमंत्रण पत्र ही नहीं मिला, वरना ऐसा हो सकता था कि हम ना आते। मैंने फिर कहा, मैं आपसे कहता हूँ कि दूर से रिश्तेदारों का निमंत्रण पत्र मुझे मिलता है, मैं तो घबरा उठता हूँ। सोचता हूँ जो ब्राह्मण 11 रुपये में शनि को उतार दे, 25 रुपये में सगोत्र विवाह करा दे, मंगली लड़की का मंगल 15 रुपये में उठाकर शुक्र के दायरे में फेंक दे, वह लग्न सितंबर से लेकर मार्च तक सीमित क्यों नहीं कर देता? मई और जून की भयंकर गर्मी में लग्न के गोले क्यों नहीं कर देता? वह कर सकता है। और फिर ईसाई और मुसलमान भी जब लग्न शादी होती है तो क्या वर वधू मर जाते हैं? 8 प्रकार के विवाह में जो गंधर्व विवाह है वह क्या है? वह यही शादी है जो आज होने लगी है कि लड़का लड़की भागकर कहीं शादी कर लेते हैं। इधर लड़की का बाप गुस्से में पुलिस को रिपोर्ट करता है कि अमुक लड़का और हमारी नाबालिग लड़की को भगा ले गया है, मगर कुछ होता नहीं है क्योंकि लड़की मैट्रिक का सर्टिफिकेट साथ ले जाती है जिसमें जन्म तारीख होती है। वे कहने लगे, नहीं जी, रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। मैंने कहा, पटियाला से इतना किराया लगाकर नाक काटने इधर कोई नहीं आएगा। फिर पटियाला में कटी नाक को कौन इधर देखेगा? काट लें पटियाला में। वे थोड़ी देर गुमसुम बैठे रहे। मैंने कहा, देखिए जी, आप चाहें तो मैं पुरोहित हो जाता हूँ और घंटे भर में शादी करा दूँ। वे चौंके, कहने लगे, आपको शादी कराने की विधि आती है? मैंने कहा, हाँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ। बुजुर्गों ने सोचा होगा कि लड़का नालायक निकल जाएगा और किसी काम धंधे के लायक न रहे, तो इसे एक काम कर देता हूँ, सत्यनारायण की कथा और विवाह विधि सिखा दो। ये मैंने बचपन में ही सीख लिया था। मैंने आगे कहा, और बात ये है, आजकल कौन संस्कृत समझता है और पंडित क्या कह रहा है इसे भी कौन सुनता है? वे तो और अह इतना ही जानते हैं। मैं इस तरह मंगल श्लोक पढ़ दूँ तो भी कोई ध्यान नहीं देगा। ओम जैक एंड विल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर. Om Jack fell down and break his crown. Then Jill came trembling after. कुर्यात सदा मंगलम. इसे लोग वैदिक मंत्र ही समझेंगे। और वे हंसने लगे। मैंने कहा, लड़का उत्तर प्रदेश का कान्य कुब्ज और आप पंजाब के खत्री, एक दूसरे के रिश्तेदारों को कोई नहीं जानता। आप एक सलाह मेरी मानिए, इससे काम में भी निपट जाएगा और नाक भी कटने से बच जाएगी। लड़के के पिता की मृत्यु हो चुकी है, आप घंटे भर में शादी करवा दीजिए, फिर रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिखिए। इधर लड़के के पिता को दिल का तेज़ दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। 2-3 घंटे वे किसी तरह जी सकते थे। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मृत्यु से पहले लड़की की शादी हो जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लिहाजा उनकी भावना को देखते हुए हमें फ़ौरन शादी कर दी। लड़का लड़की वर वधू के रूप में उनके सामने आए, उनसे चरणों पर सिर रखे। उन्होंने इतना ही कहा, सुखी रहो, और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। आप माफ़ करेंगे कि इसी मजबूरी के कारण हम आपको शादी में नहीं बुला सके। कौन जानता है आपके रिश्तेदारों में कि लड़के के पिता की मृत्यु कब हुई। उन्होंने सोचा फिर बोले, तरकीब तो ठीक है, पर इस तरह धोखाधड़ी मुझे पसंद नहीं। खैर, मैं उन्हें काम का आदमी नहीं लगा। दूसरे दिन मुझे बाहर जाना पड़ा। 2-3 महीने बाद लौटा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने सामान और नकद लेकर शादी कर डाली। 3-4 दिन बाद से ही साहूकार सवेरे से तगादा करने आने लगे। रोज़ उनकी नाक थोड़ी थोड़ी कटने लगी। मैंने पूछा, अब क्या हाल है? लोग बोले, अब साहूकार आते हैं तो ये देखकर निराश लौट जाते हैं कि काटने को नाक बची ही नहीं। मैंने मजाक में कहा, साहूकार से कह दो कि इनकी
दूसरी नाक पटियाला में पूरी रखी है, वहाँ जाकर काट लो। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा।